हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम एक और नया सब्जेक्ट जो कि पदार्थ विज्ञान, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि आयुर्वेद निरूपण, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आयुर्वेद निरूपण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 5 मार्क्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 5 मार्क्स से यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप आयुर्वेद का प्रयोजन बताइए, है ना, आयुर्वेद का प्रयोजन बताइए, है ना, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आयु का लक्षण, है ना, आयु के लक्षण और आयु के घटक, है ना, आयु के लक्षण, आयु के लक्षण और आयु के घटक, है ना। दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो आयु के प्रकार, है ना, आयु के प्रकार, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा अगला टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो कि क्या है, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होता है, इसकी परिभाषा और सिद्धांत के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिद्धांत के बाद हम एक और टॉपिक आएगा, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर आपके सारे टॉपिक जो वो इंपॉर्टेंट है ना, और सबकी इक्वल वेटेज है, मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है। या तो आपसे आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में पूछ लेगा, या आयु की परिभाषा बताइए, आयु के घटक के बारे में बताइए, कंपोनेंट ऑफ आयु, वो आपसे पूछ लेगा, है ना, या सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत के प्रकार, या आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को समझाइए। तो इस तरह से खूब क्वेश्चन आता है। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम आयुर्वेद निरूपण को देखेंगे, जहाँ पर हम आयुर्वेद निरूपण यानी कि हम यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर आयुर्वेद को समझेंगे, यानी कि आयुर्वेद का मतलब होता है क्या है। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा को देखेंगे। आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद, यानी कि जिस ग्रंथ से हमें आयु का ज्ञान मिले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। जहाँ पर आयु की बात की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो ये आयु जो है, इसका मतलब क्या होता है, तो उसको हम समझेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से हम आयुर्वेद के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर का नाम ही आयुर्वेद निरूपण, यानी कि हम एक प्रकार से इसको भी आप बेसिक में ले सकते हैं। यहाँ पर हम आयुर्वेद को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पदार्थ विज्ञान के बारे में बता देना चाहता हूँ। किसके बारे में, पदार्थ विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार हम पदार्थ विज्ञान पढ़ क्यों रहे हैं। आप देखेंगे आगे तो हम यहाँ पर आयु के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर हम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये सब पढ़ेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठता है कि आखिरकार हम पदार्थ विज्ञान पढ़ क्यों रहे हैं, हम आत्मा के बारे में क्यों जान रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार पदार्थ विज्ञान का एप्लीकेशन क्या है, पदार्थ विज्ञान का मतलब क्या है, एकदम शॉर्ट टर्म बताऊंगा। बाकी अगर आप धीरे धीरे पदार्थ विज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो आपको पदार्थ विज्ञान का मतलब समझ में आ जाएगा, इसको क्यों पढ़ते हैं उसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पदार्थ विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ विज्ञान एक तरह की ऐसी साइंस है, पदार्थ विज्ञान इज दैट साइंस, या वह विज्ञान है जो क्या करता है, विच डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में यूनिवर्स और लिविंग बीइंग के बीच में, किसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है, तो यूनिवर्स एंड लिविंग बीइंग के बीच में। ठीक है, तो व्हाट इज पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान एक तरह की ऐसी साइंस है जो इस ब्रह्मांड, यूनिवर्स को आप क्या बोल सकते हैं, ब्रह्मांड बोल सकते हैं, और लिविंग बीइंग के बीच में जो क्या करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान में एक सिद्धांत के बारे में बात की गई है, और वो सिद्धांत का नाम क्या है, उस सिद्धांत का नाम है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। क्या है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत क्या बोलता है, यह सिद्धांत ये बोलता है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, लोक का मतलब क्या, यूनिवर्स या ब्रह्मांड, है ना, यूनिवर्स या ब्रह्मांड, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, और पुरुष का मतलब शरीर, है ना, शरीर से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मांड और शरीर जो है, इन दोनों के बीच में क्या है, समानताएं हैं। यानी कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सारी चीजें आपको शरीर में भी देखने को मिलती है।
यानी कि एक प्रकार से आप ऐसा बोल दो कि ये जो आपका शरीर है एक प्रकार से छोटा ब्रह्मांड है, लघु ब्रह्मांड है ना। जो आपको ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा वही सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, शरीर में देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानना जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो कौन बताता है, वो ये आपका पदार्थ विज्ञान बतलाता है, पदार्थ विज्ञान बतलाता है, ठीक है। आगे आप देखना पदार्थ विज्ञान में षड पदार्थों के बारे में बात की गई है ना, षड पदार्थों के बारे में बात की गई है। अब आप बोलेंगे सर आप पदार्थ बोल रहे थे, पदार्थ का मतलब क्या होता है, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। मैं आपको जो मतलब बता रहा हूँ वो इस पूरे सब्जेक्ट का मतलब बता रहा हूँ, ना कि अकेले इस पदार्थ का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम पदार्थ चैप्टर, अलग चैप्टर ही है इसका, तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पदार्थ को डिटेल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो पद के अर्थ को ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। पद के अर्थ को ही पदार्थ कहते हैं। पद जो होता है इसको आप शब्द भी बोल सकते हैं या कोई किसी अक्षर को आप पद बोल सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा, घट, तो ये क्या हो जाएगा, ये पद है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई अक्षर लिखा क, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पद है ना। और इसके अर्थ को, इस पद से किसी वस्तु का या विषय का जो ज्ञान होता है, इस पद से किसी वस्तु या विषय का जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। यानी कि पदार्थ अब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पद से और दूसरा किससे, अर्थ से, ठीक है। तो पद तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये लिखा, ये सब क्या है, एक पद है ना। और ये पदार्थ कब बनेगा, जब इससे आपको किसी वस्तु या विषय का ज्ञान हो, जब इससे आपको किसी वस्तु या विषय का ज्ञान हो तब ये क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। तो घट जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा तो आपके दिमाग में झट से आ गया, घट का मतलब क्या होता है, घट का मतलब होता है घड़ा। तो देखिए ना आप, इस पद से किसी वस्तु या विषय का ज्ञान हुआ, इसका मतलब ये क्या, पदार्थ है। लेकिन जब मैंने क बोला या क लिखा तो आपको किसी चीज का ज्ञान हुआ, नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये पदार्थ नहीं है। तो ऐसा डिटेल में हम पदार्थ के बारे में देखेंगे। अभी आप पदार्थ विज्ञान के बारे में जानिए। मैंने क्या बोला, पदार्थ विज्ञान ऐसा साइंस है जो क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, यूनिवर्स और इस लिविंग बीइंग के बीच में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स और लिविंग बीइंग की अगर बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, लोक या पुरुष की बात करते हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो इन समानताओं को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पदार्थ विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। आगे आप देखना, पदार्थ विज्ञान में हम षड पदार्थों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, षड पदार्थों की। षड पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा, षड पदार्थ में आ जाएगा द्रव्य है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, है ना। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, सामान्य विशेष और क्या आ जाएगा यहाँ पर, समवाय। तो हम आगे देखना, ये अलग अलग चैप्टर ही है पदार्थ विज्ञान में, पूरे 7 चैप्टर है, पूरे आपको 7 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, मतलब, है ना। तो ये जो देखो किसी ने 7 पदार्थ माने हैं और किसी आचार्यों ने 6, 7वें में क्या हो जाएगा कि आपका अभाव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 7 पदार्थ, या अगर आयुर्वेद ने 60 पदार्थों को माना, ठीक है। तो ये 60 पदार्थ जो होते हैं आयुर्वेद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस आर द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद। क्यों, क्योंकि इनकी खूब चिकित्सा में यूज की जाती है। जैसे कि इन सब में अगर देखें तो सामान्य और ये जो विशेष आपको दिखाई दे रहा है ना, सामान्य और विशेष आपको जो दिखाई दे रहा है, इनकी चिकित्सा में खूब महत्ता है। क्योंकि जो सामान्य जो होता है क्या होता है, वृद्धि का कारण होता है, किसी भी चीज का क्या होता है, वृद्धि का कारण होता है। और विशेष की बात करते हैं तो क्या होता है, ह्रास का कारण होता है, ठीक है, ह्रास का कारण होता है, नहीं कि क्षय का कारण होता है। किसी चीज का बढ़ना उसके लिए सामान्य पदार्थ रिस्पॉन्सिबल है, किसी का कम होना उसके लिए विशेष रिस्पॉन्सिबल है। और आप सभी को पता है दोषों की क्षय और वृद्धि से क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वो जो क्षय और वृद्धि हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सामान्य और विशेष का हाथ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे आहार विहार देना है जो क्या कर दे, या ऐसे आहार विहार देना जो क्या कर दे, इन दोषों को क्या कर दे, वापस अपने स्थानों पर ले आए, ठीक है। यानी कि वो आहार ऐसे गुण वाले होना चाहिए, अगर किसी दोष की वृद्धि हुई तो उसको कम कर दे, और किसी का क्षय होता है उसको बढ़ा दे। यानी कि उसके गुण और कर्म को देखते हुए हमको क्या करना है, द्रव्य को देना है। तो आप देख सकते हैं, और इनके बीच में क्या संबंध है, गुण, उस द्रव्य का गुण से क्या संबंध है, उस द्रव्य का कर्म से क्या संबंध है, उसको हम क्या बोलते हैं, समवाय बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तब बस थोड़ा एक शॉर्ट में नॉलेज ले लीजिए कि ये जो 6 पदार्थ है, दिस ऑल आर द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। और इनमें से भी सामान्य विशेष चिकित्सा में खूब उपयोग किए जाते हैं। तो इसलिए इन 6 पदार्थों के बारे में
आपको पता होना चाहिए, जिसकी नॉलेज आपको कहाँ पर मिलती है, पदार्थ विज्ञान में मिलती है। यानी कि एक प्रकार से अगर आपको पदार्थ विज्ञान नहीं आता है तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इस पर ही बेस्ड है। ठीक है, दोषों की क्षय या वृद्धि हो रही है तो उसके लिए सामान्य या विशेष कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, और इनको आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको फिर द्रव्य गुण कर्म की नॉलेज होना चाहिए। इनके बीच में क्या संबंध है यानी कि समवाय की आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इस तरह से हम सबसे पहले आयुर्वेद निरूपण को देखेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर है। उसके बाद हम आगे पदार्थ को देखेंगे, पदार्थ का मतलब क्या होता है, कितने पदार्थ बताए गए हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्यों के अनुसार हम पदार्थ की या तत्वों की संख्या के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर पदार्थ विज्ञान में फिलोसॉफी भी पढ़ाई गई है ना, दर्शन जिसे हम बोलते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर प्रमाणों को देखेंगे, परीक्षा है ना, प्रमाण या परीक्षा है ना, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पर पूरा पदार्थ विज्ञान को देखेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा किस पर है, आयुर्वेद निरूपण, यानी कि एक प्रकार से आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आयुर्वेद के बेसिक में आ जाता है, जहाँ पर हम आयुर्वेद को समझेंगे कि आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। ठीक है चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर, जो कि आयुर्वेद निरूपण। तो यहाँ पर सबसे पहले आयुर्वेद के लक्षण, यानी कि यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषा बताई है कि आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। तो मैंने आयुर्वेद का बेसिक आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जहाँ पर मैंने आपको ये श्लोक बताया था, और आई होप अभी तक आप सभी को श्लोक याद भी हो गया होगा। तो श्लोक क्या बोल रहा है, हित अहितम सुखम दुखम आयुषतस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, यह श्लोक आपको चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 41वां श्लोक है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में किसकी बात की गई हो, किसकी बात की गई हो, आयु की बात की गई हो। किसकी बात की गई हो, आयुर्वेद का मतलब ही आपको पता है, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो क्या है आयु और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वेद। यानी कि जिस ग्रंथ में क्या हो, आयु की बात की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। यानी कि जिस शास्त्र में आपको आयु का ज्ञान मिले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो आयु कितने प्रकार की होती है, आयु 4 प्रकार की होती है ना। तो वो 4 प्रकार की आयु कौन कौन सी है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। यानी कि जिस शास्त्र में आयु की बात की गई हो, और आयु को 4 प्रकार से बांट दिया, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। ठीक है, और इस आयु के लिए हित और अहित की बात की गई हो। हित और अहित में आप क्या ले सकते हैं, आहार विहार ले सकते हैं, है ना। यानी कि जिस शास्त्र में ये 4 प्रकार की आयु की बात की गई हो, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, और इस आयु के लिए हितकर और अहितकर आहार की बात की गई हो, साथ में इस आयु के मान की बात की गई हो। आयु के मान यानी कि आपकी आयु कितनी होगी, लाइफ स्पेन की बात की गई हो, है ना। उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, उस शास्त्र को हम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, उस शास्त्र को हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या मान लेते हैं कि सुश्रुत संहिता जो आप पढ़ रहे हो तो वो आयुर्वेद है। कई लोग चरक संहिता को क्या मान लेते हैं, आयुर्वेद मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई सा भी ग्रंथ हो, कोई सा भी शास्त्र हो, जहां पर किसकी बात की गई हो, इन 4 चीजों की बात की गई हो, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। इन शॉर्ट में बोले तो जहां पर आयु की बात की गई हो, जहां पर इस आयु के लिए क्या हित करे क्या अहित करे, यानी कि हिताहितम, हित अहितम उसकी बात की गई हो, और जहां पर इस आयु के मान की बात की गई हो, मेजरमेंट की बात की गई हो, यानी कि आपकी आयु कितने समय तक रहेगी, लाइफ स्पान की बात की गई हो, तो वो ग्रंथ, वह शास्त्र जो होता है क्या कहलाता है, आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, हित अहितम सुखम दुखम आयुषतस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी कि जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, और इस आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, और इस आयु की मान का जिस ग्रंथ में, शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे आप याद कर लो। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए आयुर्वेद की परिभाषा।
तो आपको ये श्लोक बताना है, इसका हिंदी बताना है। हिंदी में क्या बोला देखिए यहाँ पर, जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु एवं इस आयु के लिए हितकर एवं अहितकर आहार विहार का वर्णन किया गया है तथा आयु के मान का वर्णन किया गया है, उस शास्त्रों को हम क्या कह लेते हैं, आयुर्वेद कह देते हैं। चाहे वो कोई सा भी ग्रंथ हो जहां पर ये सारी बातें की गई हो, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम आयुर्वेद कह देंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आयुर्वेद की निरुक्ति, यानी कि आयुर्वेद शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कब, जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयुरस्मिन विद्यते अनेन वा, यानी कि जिसमें आयु क्या हो, विद्यमान हो, अथवा अनेन वा का मतलब क्या होता है, अथवा आयुर्विंदति इत्य आयुर्वेद, यानी कि जिसकी सहायता से आयु बनी रहे। पहला क्या बोला उन्होंने, पहली लाइन में उन्होंने बोला कि जिसमें आयु क्या हो, विद्यमान हो, या जिसकी सहायता से आयु बनी रहे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा पढ़ाया था। ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लेकिन फिर से बता दिया मैंने आपको, है ना, कोई गलत तो नहीं किया मैंने शायद। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, आयुरस्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्विंदति इत्य आयुर्वेद, यानी कि जिसमें आयु क्या होती है, विद्यमान रहती है, अथवा जिसके सहायता से आयु बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपने क्या देख लिया, आयुर्वेद की निरुक्ति देख ली है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। आयुर्वेद का मतलब अगर हम शॉर्ट में देखें तो आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद का मतलब होता है, आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद गलत लिख दिया था मैंने, हाँ, आयुर्वेद शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद से, है ना, आयु और वेद से, यानी कि जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान मिले, है ना, तो उस शास्त्र को हम कहते हैं आयुर्वेद कहते हैं। तो सर आप ये तो बताइए कि आयु का मतलब क्या होता है। तो देखिए आगे यहाँ पर फिर आयु का मतलब बताया, तो आयु की परिभाषा और इसके घटक यानी कि उसके कंपोनेंट की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, आयु को समझाते हुए यहाँ पर एक और श्लोक बोला, ये श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो आप IMP, इसको तो आप मार ही लो, 3 स्टार मार लो, 3 स्टार मार लो, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आयु की परिभाषा बताते हुए आयु के घटक का वर्णन कीजिए। इस तरह से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन है, ये जो अभी आपको मैं अगला श्लोक बता रहा हूँ, ये प्रकार से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लो, पूछ लेगा आपसे आयु की परिभाषा बताते हुए आयु के ऐसा पूछ लेगा डायरेक्ट, आयु के लक्षण या परिभाषा बताते हुए आयु के घटक और साथ में आयु के प्रकार, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो इस श्लोक को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने कोचिंग का प्रमोशन मार देता हूँ। ठीक है, मार दो, अगर आपकी परमिशन हो तो। परमिशन क्या लेना, मार ही देता हूँ, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, ठीक है, तो हमारी रेगुलर क्लासेस कहाँ पर होती है, एप्लीकेशन में होती है। एप्लीकेशन का नाम है आयुर्वेदा विंग्स, या तो आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर मेरे को क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही कोर्स को लेंगे तो वहाँ पर रेगुलर आपको लेक्चर मिलेंगे, है ना। यूट्यूब पर कुछ लेक्चर मिलेंगे आपको, सारे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स के मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है वो आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर आप यूट्यूब पे ही पढ़ा दो ना, तो देखिए अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, है ना, तो मैं भी ये चाहूँगा कि मेरे को भी कुछ ना कुछ मतलब मिले, ताकि देखो जब कोई इंसान आपको टाइम दे रहा है तो वो खुद न अपना खुद का भी थोड़ा बहुत फायदा देखता है ना। बहुत कम प्राइस है कोर्स की, है ना, लगभग 4000 रुपये है। तो आप जाइए, इनरोल कीजिए, आपको लेक्चर का वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, है ना। ये जो नोट्स है ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, है ना। आपको लेक्चर्स डेली मिलेंगे वहाँ पर, यूट्यूब पर कभी कभी मिलते, लेकिन वहाँ पर आपको डेली लेक्चर मिलेगा। ठीक है, साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। आप जैसे ही कोर्स में इनरोल करेंगे आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में पूछो, या मैं एप्लीकेशन में लाइव सेशंस लूँगा, तो आपके सारे डाउट्स को वहाँ पर मैं क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए, तो
इस तरह से अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वापस, आयु के लक्षण एवं घटक की बात करते हैं। तो यहाँ पर आयु की परिभाषा बताते हुए यहाँ पर क्या बोला, तो देखिए आप श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्या बोला यहाँ पर, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय रायुरुच्यते। तो यहाँ पर आयु की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, आयु की परिभाषा बताते हुए शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, मतलब आयु का मतलब क्या होता है, आयु का मतलब क्या होता है, आयु का मतलब क्या होता है, तो आयु का मतलब ये होता है, एक अगर आपकी नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये जो बीच का समय होता है इसे हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है, आयुर्वेद ये बोलता है कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्म, पहला क्या बोला शरीर, दूसरा क्या बोला इंद्रिय, तीसरा क्या बोला सत्व यानी कि मन, और चौथा क्या बोला आत्मा। इन चारों के संयोग को क्या कहते हैं, इन चारों के संयोग को आयु कहते हैं। क्या बोला, याद कर लो आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या बोला, आयु की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, शरीर है ना, शरीर, दूसरा क्या बोला इंद्रिय है ना, शरीर इंद्रिय, इंद्रिय सत्व, तीसरा क्या बोला सत्व, सत्व यानी कि मन, मन को आप ले लो, ठीक है, सत्व, सत्व, सत्व या मन, और चौथा क्या बोला आत्मा, आत्मा यानी कि चेतना, ठीक है। तो इन चार के संयोग है ना, इन चार के संयोग को ही, इन चार के संयोग को ही क्या कहते हैं, हम आयु कहते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आयु कहते हैं। आगे क्या बोला, आगे क्या बोला, धारी, पहला वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर धारी, दूसरा वर्ड आपको यहाँ पर जीवितम दिख रहा है, तीसरा वर्ड आपको यहाँ पर नित्यक दिख रहा है, और चौथा वर्ड आपको यहाँ पर अनुबंध दिख रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आयु के पर्याय है, पर्यायर आयुर्च्यते। यहाँ पर क्या बोला, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, यानी कि ये जो चार चीज आपको दिखाई दे रही, कौन कौन सी चार चीज, शरीर इंद्रिया सत्व और आत्मा, इन चार चीज के संयोग को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। और आयु के पर्याय क्या क्या है, आयु के पर्याय बोल दो या आयु के घटक बोल दो, है ना। तो धारी, जीवितम, नित्यक और अनुबंध, ये सब क्या आयु के पर्याय या आयु के घटक या आयु के कंपोनेंट है ना। तो ये आयु के बारे में यहाँ पर बात की श्लोक में। तो आप देखिए यहाँ पर शरीर इंद्रिय मन व आत्मा के संयोग को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं, ठीक है। और धारी, नित्यक, जीवित और अनुबंध, इन ये सब क्या है, आयु के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची बोल दो या आयु के घटक बोल दो, है ना। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, आयु की परिभाषा बताते हुए आयु के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो वही चीज आ जाएगा यहाँ पर। पर्यायवाची में क्या आ जाएगा, धारी, नित्यक, जीवित और अनुबंध, और परिभाषा क्या हो जाएगी, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इसके संयोग को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आयु के जो पर्याय है, आयु के जो घटक है, इसको यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो वो श्लोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, ये श्लोक इंपॉर्टेंट, याद को लाभ, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुर्च्यते। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे धारी, जीवितम, नित्यक और ये जो अनुबंध है, इनके अगर श्लोक याद नहीं होंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर धारी का मतलब समझाया, धारी का मतलब क्या होता है, धारी का मतलब ये होता है कि जब तक, हमने क्या बोला, आयु की परिभाषा क्या है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग क्या कहलाता है, आयु कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, आयु कहलाता है, ठीक है। तो जब तक क्या होगा, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग बना रहेगा, तब तक आपकी आयु क्या रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि आयु की परिभाषा यही है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इनके संयोग को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। तो जब तक इन चारों चीजों का संयोग बना रहेगा तब तक आपकी आयु बनी रहेगी, और ये क्या करेगी, शरीर को धारण किए रहेगी। और ये क्या करेगी, जब तक आयु बनी रहेगी और शरीर को धारण किए रहेगी। तो शरीर को धारण किए रहेगी, इसीलिए इसे हमने क्या बोला, इसे हमने धारी बोला। और ये शरीर को धारण किए रहती है क्या, आयु। क्या बोला हमने, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग को हम आयु कहते हैं। जब तक ये संयोग बना रहता है, शरीर को धारण किए रहती है ना, और शरीर को सड़ने नहीं देती है, इसीलिए इसे हमने क्या बोल दिया, धारी बोल दिया। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, हमको समझ में आ गया, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इसके संयोग को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं, ठीक है। और जब तक ये संयोग बना रहता है तब तक आपकी आयु रहती है,
और क्या करती है, शरीर को धारण किए रहती है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा, धारी कहा। और ये शरीर को सड़ने नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब आप समझिए, जैसे कि हमने क्या बोला शरीर, है ना। धारी का मतलब समझा रहा हूँ अच्छे से आपको, देखो शरीर, दूसरा हमने क्या बोला, इंद्रिय, है ना, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, है ना। ये 4 कंपोनेंट है। अगर ये 4 कंपोनेंट का संयोग बना रहेगा तब आपकी क्या रहेगी, आयु रहेगी। तब आपकी क्या रहेगी, आयु कहलाएगी। और जब तक ये आयु रहेगी क्या करेगी, आपके शरीर को धारण किए रहेगी, आपके शरीर को क्या कहेगी, धारण किए रहेगी, और शरीर को सड़ने नहीं देगी, और शरीर को सड़ने नहीं देगी, शरीर को क्या करने नहीं देगी, सड़ने नहीं देगी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए तो मैंने क्या बोला, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन चारों के संयोग को हम क्या कहते हैं, इन चारों के संयोग को हम आयु कहते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो आपकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होती है आपको पता है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा क्या होता है, निकल जाती है। तो इसका मतलब इन चारों का संयोग टूट गया, यानी कि यहाँ पर आत्मा कंपोनेंट क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अब आपका शरीर आप मतलब आप जीवित नहीं हो, है ना, आत्मा निकल गई, आप जीवित नहीं हो, यानी कि आपकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आपकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और आपको पता है जब मृत्यु हो जाती है इसका मतलब क्या, आत्मा आपकी निकल गई, यानी कि यहाँ पर आयु टूट गई। अगर इन चारों का संयोग होता तो आयु बनी रहती, आप जीवित रहते। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, आत्मा निकल गई, एक कंपोनेंट निकल गया, तो आप क्या हो गए, आपकी मृत्यु हो गई। और आपको पता है जब मृत्यु हो जाती है और कुछ समय तक अगर आप उसको शरीर को पड़ने देंगे वो क्या होती है, सड़ने लगती है। ठीक है। तो इसका मतलब वही है, धारी का मतलब ये होता है कि जब तक इन चारों का संयोग बना रहेगा वो आयु जो है शरीर को धारण किए रहेगी और शरीर को सड़ने नहीं देगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट गया, जैसे कि मान लो आत्मा गई, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपका शरीर क्या हो जाएगा, सड़ना चालू कर देगा। सड़ना क्यों चालू किया, क्योंकि आयु नहीं है। अब आयु क्या कर रही है, शरीर को धारण नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि आयु का मतलब ही खत्म हो गया, यहाँ पर आत्मा निकल गई तो। ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, जब तक ये संयोग बना रहता है तब तक हमारे शरीर को धारण किए रहती है और ये आयु हमारी बनी रहती है। ठीक है। और शरीर को सड़ने भी नहीं देती है। ठीक। चलिए, अगर एक कंपोनेंट भी गया तो हमारा मृत्यु हो जाएगी और हमारा शरीर क्या हो जाएगा, डिकेइंग फेस में आ जाएगा, सड़ने लग जाएगा। ठीक है। लेकिन जब तक ये संयोग पूरा रहेगा तो आयु भी बनी रहेगी और हमारा शरीर भी नहीं सड़ेगा, इसीलिए इसे धारी कहा है। ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर जीवितम कहा, तो यहाँ पर क्या बोला, जब तक ये संयोग रूपी आयु बनी रहती है तब तक प्राणों को धारण किए रहती है। यानी कि जब तक ये संयोग रहता है हमारी आयु रहती है और हमारे प्राणों को धारण किए रहने का मतलब क्या है, हम कैसे रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। हम कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं। प्राणों को धारण किए का मतलब क्या होता है कि जब तक ये चारों का संयोग बना रहता है हमारे प्राणों को धारण किए रहती है आयु, यानी कि हम कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं। अगर एक भी कंपोनेंट गया, जैसे कि बात करते हैं आत्मा कंपोनेंट गया, तो हम हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, हम जीवित नहीं कहलाएंगे फिर। ठीक है। तो दूसरा इसको इसीलिए क्या बोला, आयु को जीवितम भी बोला। तीसरा नित्यग, नित्यग का मतलब क्या होता है, जिसमें लगातार क्या हो, क्षरण प्रक्रिया चल रही हो, जो लगातार क्या हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीवितम कहते हैं। ठीक है। जो उसे हम नित्यग कहते हैं, जो लगातार जिसमें क्षरण की प्रोसेस हो रही हो, है ना, जिसमें क्या हो रहा हो, लगातार नष्ट की प्रक्रिया हो रही हो, जो लगातार नष्ट हो रहा हो उसे क्या कहा गया, उसे नित्यक कहा गया है। और जब तक यह संयोग रूपी रहता है उसके द्वारा शरीर का क्षरण भी नित्य होते रहता है। तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी आयु जो होती है धीरे धीरे क्या हो रही है, ढल रही है, मतलब हमारी एज बढ़ती है ना, हमारी एज बढ़ती है, यानी कि हम धीरे धीरे क्या होता है, हमारी आयु जो होती है कम होती जाती है। तो जब तक इनका संयोग बना रहेगा, है ना, तो हमारे शरीर का क्या होगा, क्षरण भी होते रहेगा, यानी कि हम धीरे धीरे क्या होंगे, पहले बाल अवस्था होती है, फिर यौवन अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था आती है, यानी कि हमारी एज भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उसको आप इससे ले सकते हो, है ना, जब तक इन चारों का संयोग रहेगा तब तक हमारे शरीर का क्या होगा, क्षरण भी होता रहेगा। क्षरण होने का मतलब ये है, शरीर का नष्ट होने का मतलब ये है कि हमारी आयु जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बढ़ती जाने की इन द सेंस का मतलब आयु कम हो जाती है, ऐसा बोल दो आप, यानी कि हमारी एज जो होती है बढ़ती जाती है। ठीक है। चलिए, तो नित्य का मतलब ये होता है, इसलिए आयु को नित्यक भी कहा गया है। और अनुबंध का मतलब इसे आप संबंध बोल सकते हैं, इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप संबंध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संबंध बोल सकते हैं। किसके किसके बीच में संबंध, तो क्या बोला कि ये जो आयु है, ये आयु जो है इसका पर और अपर शरीर से, है ना, पर और अपर शरीर से संबंध बना रहता है। यानी कि जब तक ये संयोग रहता है, यानी कि ये आयु रहती है, तो तब तक हमारा शरीर क्या रहता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, संबंध बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है संयोग। आयु का संबंध जो होता है पर और अपर शरीर से सदा लगा रहता है, अतः इसे अनुबंध भी कहते हैं। यानी कि हमारी जो आयु है इसका संबंध जो होता है हमारे शरीर से क्या होता है, बना रहता है। ठीक है। तो ये चार जो है आयु के घटक है ना, आयु के पर्याय है
ठीक है। और इसका मैंने आपको मतलब भी बता दिया। धारी का मतलब क्या होता है, जब तक ये आयु बनी रहती है, यानी कि जब तक इन चारों का संयोग बना रहता है, हमारे शरीर को क्या करती है, धारण किए रहती है, शरीर को सड़ने नहीं देती। जीवितम का मतलब जब तक इनका संयोग बना रहेगा हमारे प्राणों को धारण करते हैं, यानी कि हम कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं। नित्यक मतलब लगातार हमारे शरीर में क्या होता है, क्षरण होता है, ठीक है। और चौथा, ये जो आयु है इसका हमारे शरीर से क्या होता है, संबंध बना रहता है, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर एक शब्द बोला, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर चेतनानुवृत्ति बोला, तो यहाँ पर यह बोला गया कि अभी हमने क्या बोला, आयु के पर्याय जो है वो क्या क्या है, आयु के पर्याय क्या है, तो एक तो हमने क्या बोला, धारी, है ना। एक तो हमने क्या बोला, धारी। दूसरा हमने क्या बोला, जीवितम, है ना। दूसरा हमने क्या बोला, जीवितम। तीसरा हमने क्या बोला, नित्यग, नित्यग। और चौथा हमने क्या बोला, अनुबंध, है ना, अनुबंध। तो ये चार क्या है, ये चार क्या है, दिस ऑल आर आयु के पर्याय। इसके अलावा चेतनानुवृत्ति जो होता है ये भी क्या है, आयु का पर्याय है। क्वेश्चन आता है ना, देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू में एक तो ये आएगा कि आयु है, तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्म के संयोग को, शरीर इंद्रिया सत्व और आत्मा इसके संयोग को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, आयु किसे कहते हैं, तो शरीर इंद्रिया सत्व और आत्मा के संयोग को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। तो उसको टिक लगा देना। दूसरा, आयु के पर्याय है, आयु के पर्याय है, तो वहां पर क्या रहेगा, धारी भी रहेगा, जीवितम भी रहेगा, नित्यक भी रहेगा, अनुबंध भी रहेगा। और अगर मान लो चेतनानुवृत्ति, इनमें से अगर मान लो 3 वर्ड डिफरेंट है और इनमें से कोई वर्ड है, तो आपको क्या करना है, इन पर टिक लगाना है। अक्सर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से नहीं पूछेगा कि आयु के पर्याय है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों को तो पता रहता है धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंध ये पता रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को चेतनानुवृत्ति नहीं पता होता है ना। तो 3 ऑड वर्ड देगा और एक ये चेतनानुवृत्ति भी देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंध ये तो पर्याय है, लेकिन साथ में चेतनानुवृत्ति जो है ये भी पर्याय है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आयु का पर्याय है, 3 अलग वर्ड रहेंगे, यानी कि इनमें से नहीं कोई रहेगा और एक ये रहेगा, तो ये आपको टिक मारना है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होता है, आयु का पर्याय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला चेतनानुवृत्ति का अर्थ है चेतना का प्रवाह या निरंतरता, यानी कि जब तक ये आयु रहती है ना, कब तक, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, तब तक क्या होता है, चेतना का प्रवाह बना रहता है। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो चेतना का अभाव हो जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, चेतनानुवृत्ति भी कहते हैं। यानी कि आयु को हम चेतनानुवृत्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक ये आयु रहती है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, तब तक क्या होता है, चेतना का प्रभाव बना रहता है। जैसे मृत्यु हो जाती है जो चेतना जो उसका भी क्या होता है, अभाव हो जाता है, इसीलिए इसे क्या गया है, चेतनानुवृत्ति भी कहा गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आयु का मतलब क्या होता है, उसके घटक, है ना। तो आयु का मतलब क्या हो जाएगा, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन चारों के संयोग को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। और इसके घटक क्या क्या है, तो घटक में क्या जाएगा, धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंध और साथ में चेतनानुवृत्ति, है ना। ये सब क्या है, दिस ऑल आर द घटक, ठीक है। चलिए तो आयु के देखो घटक पूछेगा, घटक में तो आपको 4 मानना है ना, 4 मानना है, ठीक है, 4। लेकिन पर्याय की बात करते हैं, चेतनानुवृत्ति भी एक पर्याय हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आयु के प्रकार, है ना। तो आयु का मतलब हमने जान लिया, आयु का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं आयु के प्रकार। तो मैंने आपको बोला कि आयु कितने प्रकार की होती है, पहले ही हमने बात कर ली है ना। आयु कितने प्रकार की होती है, आयु जो होती है वो 4 प्रकार की कही गई है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हित आयु, है ना। क्या हो जाएगा, हित आयु, है ना। दूसरी अहित आयु, है ना, अहित आयु, अहित आयु। तीसरा हम बात करते हैं सुख आयु, है ना, सुख आयु। और चौथा हम बात करते हैं दुख आयु, ठीक है, दुख आयु। तो ये क्या है, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ आयु। ये 4 प्रकार की आयु कही गई है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, ठीक है। तो हम समझते हैं हित आयु के क्या लक्षण है और अहित आयु के क्या लक्षण है, सुख आयु के क्या लक्षण है, दुख आयु के क्या लक्षण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते, देखिए आयु के प्रकार की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हित आयु। तो ऐसे सभी प्राणियों की आयु हित आयु कही जाती है जिनमें क्या हो, निम्नलिखित लक्षण हो। तो कौन कौन से लक्षण, है ना, कौन कौन से लक्षण, देखो अब किसी पर्सन क्या होगी, हित आयु होगी, किसी की अहित आयु होगी, किसी की सुख आयु होगी, किसी की क्या होगी, दुख आयु होगी, ठीक है। तो हित आयु किसकी होगी, जिनमें ये निम्नलिखित लक्षण विद्यमान रहेंगे। तो क्या क्या बोले यहाँ पर, जो क्या करते हैं, ऐसे प्राणी जो सभी के हित की रक्षा करने वाले होते हैं, है ना, जो दूसरे की अधिकार की वस्तु कोई इच्छा नहीं करने वाले होते हैं, यानी कि दूसरे की हक की चीजों को नहीं लेने वाले होते हैं, है ना, उस पर अपना हक जमाने वाले नहीं होते हैं,
जो विचार पूर्वक कार्य करने वाला होता है, जो परीक्षा करके कार्य करने वाला होता है, यानी कि बिना चीटिंग करते हुए जो क्या करता है, परीक्षा करके कार्य करता है। जैसे कि आपके साथ अभी खूब घोटाला हुआ था नीट में, है ना, लोगों ने क्या करे, पैसे देकर अपने नंबर बढ़वा लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से अहित आयु में आ जाएगा। लेकिन आप तो परीक्षा देकर आए हो, है ना, तो आप तो किस में आ जाएंगे, हित आयु में आ जाएंगे। मतलब एक से नहीं, ये सारे लक्षण भी साथ में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि परीक्षा देकर आए तो आप हित आयु में आ गए। मतलब जिसमें क्या हो, जो विचार पूर्वक कार्य करता हो, जो परीक्षा करके कार्य करता हो, दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु ना बनाता हो, यानी कि दूसरे के हक की वस्तु को अपना मानने की न कोशिश करता हो, है ना, जो सभी प्राणियों के हित की रक्षा करने वाला हो, जो शांति के मार्ग पर चलने वाला हो, जो सत्यवादी हो, जो अनेक प्रकार के दान कर्म करने वाला हो, है ना, जो क्या हो, त्रिवर्ग में क्या आता है, धर्म, अर्थ और काम का उपयोग दूसरों को बाधित किए बिना करने वाला हो, ठीक है, और क्रोध, राग, ईर्ष्या, मेद, इन सबको क्या होता है, नियंत्रण करने वाला हो, क्रोध को, गुस्सा को शांत करने वाला हो, है ना, इन पर नियंत्रण करने वाला हो, ईर्ष्या, दूसरों पर जलन नहीं करने वाला हो, ठीक है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं किसके होते हैं, उस व्यक्ति के होते हैं जिसकी क्या हित आयु है ना। तो ये जिनमें क्या हो जाएगा, ये सारे लक्षण हैं, तो उसकी कौन सी आयु होगी, उसकी हित आयु होगी। और इसके विपरीत जिसके लक्षण हैं, यानी कि जो दूसरे की वस्तु को अपनाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि दूसरे की वस्तु पर अपना हक जमाने की कोशिश करता हूँ, है ना, जो झूठ बोलने वाला हो, जो लगातार क्रोधित रहता हो, ईर्ष्या करने वाला हो, ठीक है, जो सत्यवादी न हो, तो वो क्या कहलाएगी, अहित आयु कहलाएगी। और जिनमें ये सारे लक्षण है वो हित आयु कहलाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आयु के प्रकार पे, ठीक है। तो आपको ये लक्षण याद होना चाहिए, हित आयु के ये सारे लक्षण होते हैं, एकदम आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको बताना है जो कि इंपॉर्टेंट वो है कि हित आयु जो होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंडिविजुअल के लिए या समाज के लिए, बताइए मेरे को। तो देखिए, अगर मैं हित आयु की बात करता हूं तो हित आयु जो होती है वो पूरे समाज के लिए बेनिफिशियल होती है, पूरी कम्युनिटी के लिए क्या होती है, वो बेनिफिशियल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर देखो आपकी एक कम्युनिटी है, आप एक कॉलोनी में रहते हैं और वहां पर सब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग इन द सेंस के मतलब सत्यवादी है, शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं, है ना, किसी पर गुस्सा भी नहीं करते हैं, किसी से जलन भी नहीं करते हैं, ठीक है, और किसी भी कार्य को एकदम परीक्षा करके करते हैं। अगर मान लो कोई गरबा मंडल कॉलोनी में, मतलब मान लो गरबा का फेस्टिवल करना है, पैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से मारने की कोशिश ना करते हो, ठीक है, तो और दूसरे की चीज़ों को भी अपनाने की कोशिश ना करते हो, नहीं, दूसरे के अधिकार की वस्तुओं को अपना हक जमाने की जो कोशिश ना करता हो, ठीक है, और जो दूसरे के प्राणियों के हित की रक्षा करने वाला हो। तो अगर मान लो एक कम्युनिटी में, एक समाज में ऐसे लोग रहेंगे तो फिर वो पूरी कम्युनिटी जो वो उसका क्या होगा, विकास होगा, पूरी कम्युनिटी क्या होगी, यहाँ पर बिल्डअप होगी। यानी कि जो हित आयु होती है, हित आयु जो होती है वो पूरे समाज पर इफेक्ट डालती है। अगर मान लो इसके विपरीत लक्षण है, अगर किसी कम्युनिटी में हित आयु के विपरीत लक्षण है तो वो पूरा समाज ही क्या हो जाएगा, बेकार होगा, वहाँ पर लोग एक दूसरे से क्या रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, ठीक है। तो हित आयु और अहित आयु की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों आयु जो होती है वो किस पर इफेक्ट डालती है, वो समाज पर इफेक्ट डालती है, इसका पूरा असर जो होता है पूरे एक समाज पर पड़ता है, ठीक है। अब वही अगर हम बात करते हैं, आगे हम सुख आयु और दुख आयु की बात करते हैं, ठीक है। तो सुख आयु का मतलब क्या हो जाएगा, सुख आयु का मतलब क्या होता है, शारीरिक एवं मानसिक रोगों से जो क्या हो, रहित हो, यानी कि किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो, है ना, किसी को क्या हो, किसी न किसी प्रकार कोई रोग नहीं हो, जो विशेषकर क्या हो, युवा हो, जो क्या हो, समर्थ हो, है ना, ज्ञान और विज्ञान से जो क्या हो, युक्त हो, ठीक है, और सभी आरंभ के कार्यों की सिद्धि से युक्त हो, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाला हो, जिसमें बल हो, वीर्य हो, यश, पौरुष व पराक्रम से युक्त हो, है ना। तो ऐसे मनुष्य की आयु जो होती है क्या कहलाती है, सुख आयु कहलाती है। यानी कि जो एकदम विशेषकर क्या हो, युवा हो, जिसके पास धन सुख साधन हो, ठीक है, और जिसमें बल हो, जिसमें वीर्य हो, ठीक है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं किसके होते हैं, सुख आयु में आ जाते हैं। और इसके विपरीत लक्षण जिसके होंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी दुख आयु होगी, ठीक है। और ये जो सुख आयु और दुख आयु की बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है, एक
इंडिविजुअल पर इफेक्ट डालती है। हित आयु और अहित आयु की बात करते हैं वो समाज पर इफेक्ट डालती है, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर ये क्या करती है, इफेक्ट डालती है। कौन से आपकी, सुख आयु और दुख आयु। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ठीक है, एकदम आसान सा टॉपिक है यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड को मैंने हाई रखा है। ठीक है, आप नोट्स को पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा हो क्या हम पढ़ रहे हैं, हित आयु क्या होता है, आयु वगैरह क्या पढ़ना पड़ रहा है आयुर्वेद में आकर। लेकिन बेटा ये सच्चाई है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद में आए हैं तो आयु भी पढ़ना पड़ेगा, आत्मा भी पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अगर आप आयुर्वेद में आए हो तो। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज हमने क्या देख लिया, आज हमने आयुर्वेद के बारे में देखा, आज हमने आयु के बारे में देखा, आयु के घटक के बारे में देखा। ठीक है, और हमने आयु के पर्याय के बारे में देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिद्धांत। वो क्या है, सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, है ना। सिद्धांत का टॉपिक है, सिद्धांत के लक्षण क्या है, यानी कि उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, ये 2 टॉपिक है, कल हम कवर कर देंगे। इस तरह से हमारा आयुर्वेद निरूपण टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।